हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। मैं शिवराज मल्होत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस बिहार बोर्ड के सेशन से। तो इस बिहार बोर्ड का सेशन में क्या चल रहा है दोस्त? तो अभी हिंदी चल रहा है और हिंदी बिहार बोर्ड 2024 का हिंदी का वायरल प्रश्न एग्जाम में यही आएगा। नहीं आएगा दोस्तों तो मुझे जिंदा जला देना है। एक भी प्रश्न छोड़ के अगर आ गया मेरा पूरा सेशन देखने के बाद तो मुझे जिंदा जला देना। तो चलिए, जलाने के लिए आप सब पहले तो जुड़ जाइए और एक बार अपने अनुसार शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को करना आरंभ करेंगे। तो चलिए मित्र, एक बार शेयर कीजिएगा फटाफट। तो आप सभी को कतई दिल से स्वागत है जी। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आप सब एक बार अपने संबंधित ग्रुप में शेयर कर दें, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के जुड़ सके और इससे हिंदी में जो वायरल प्रश्न है उसका लाभ उठा सके। तो चलिए, देर किस बात की मित्रों, जल्दी से जल्दी आप सब एक बार शेयर कर दीजिए जो अभी तक बच्चे नहीं जुड़े हैं, ताकि सभी बच्चे आसानी से जुड़ जाएं और सब कोई लाभ उठा लें। तो चलिए जी, फटाफट शेयर कर देते हैं हम भी, आप सब भी जल्दी जल्दी, एकदम ज्यादा समय नहीं है। आइए दोस्तों, एक बार सभी लोग, सभी भाई, सभी बंधु को कतई दिल से स्वागत है और आप सब जुड़ जाइए और जुड़ करके हमारी मनोबल को बढ़ा दीजिए। तो चलिए, आइए फटाफट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं जी। सभी कोई एक बार जुड़ जाइएगा लाइव में, कोई भी छूट न जाए एकदम। आइए, तो पहला प्रश्न की ओर से हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। तो आइए, पहला प्रश्न है, एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यहां से। सुमन कुमार जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग दोस्त, एक बार आप शेयर कर दें। चलिए फटाफट पहला प्रश्न उठाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये क्वेश्चन बैंक से है और 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए पहला प्रश्नों को हम लोग उत्तर देते हैं। कहता है एकदम कतई जहर प्रश्न है, ये सब प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आंसर भी पूछे जाते हैं। देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बिल्कुल क्या बन जाता है? बच्चा बन जाता है। तो इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? अगर आप संज्ञा को बेहतर समझना चाह रहे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर के देख लीजिए। मनीष राइडर जी, गुड इवनिंग मनीष जी। तो आइए पहला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बुढ़ापे, बच्चा बन जाता है, इसमें बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा तो नहीं होगा दोस्त, व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा। बुढ़ापा दिखाई देता है, बुढ़ापा दिखाई दे देता है तो नहीं दिखाई पड़ता है। बुढ़ापा हमें नहीं दिखाई देता है। जवानी दिखाई पड़ता है, सुंदरता दिखाई पड़ता है, ये सब महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा राइट आंसर जी। बिल्कुल, VSC गया जी, इनका पहला आंसर आया है भाववाचक संज्ञा। तो बने रहिए अगले प्रश्न के तरफ। देखिए, संज्ञा से कोई भी संबंधित जो दृश्य हो दुनिया में और हो और जिसका बहुवचन हो जाए जातिवाचक संज्ञा। जो दृश्य हो दुनिया में एक हो और एक वचन रहे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो अदृश्य हो, जिसे सामने नहीं लाया जाए, जैसे अगर बात किया जाए किसी की सुंदरता, तो सुंदरता को किसी तरह से सामने नहीं लाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और समूहवाचक, जिसका गिनती संभव हो। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सुमन जी बोल रहे हैं हमको भूल गए क्या? किसी को नहीं भूले हैं दोस्त। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के
कितने भेद होते हैं जी? तो विशेषण के दो प्रकार से भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक आपके हो जाते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पे और दूसरा होते हैं स्थान के आधार पे। तो स्थान के आधार पर तो हम जानते हैं कि विशेषण के दो भेद होते हैं, एक विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, और दूसरा होगा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। लेकिन हमसे जो सवाल है वह पूछा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं मुख्यतः? तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? तो बताइएगा। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। है ना मजेदार बात? गुड इवनिंग सर जी सबको। और अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने स्टूडेंट को भी शेयर कर दें और बता दें कि 7 बजे सेशन सर लाइव आते हैं। चलिए पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल कहता है कि दख्याओदन का संधि विच्छेद क्या होगा? दख्याओदन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा जरा, एकदम दिल लगा लेना है प्रश्न से, भूलना नहीं है दोस्तों। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए और शेयर कर दीजिए। आगे है दख्योदन का सही का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलिएगा। दधी जोड़ उदन होगा, दधी जोड़ ओदन होगा, दधी जोड़ उदन होगा या दधी जोड़ औदन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दधी जोड़ ओदन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। आपने क्या खाया? देखिए आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। तो मेरे मित्र आपने क्या खाया, और जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, जब भी ये प्रश्न वाला चिन्ह दिखे तो हम आप लोगों को बताए हैं सर्वनाम में कि जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे, आपने क्या खाया, आप कहां जा रहे हो, प्रश्न करने की सवाल आए तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा जी? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। है ना कमाल की बात जी? बिल्कुल। चांदनी कुमारी राजपूत जी का बिल्कुल सही। काजल जी गुड इवनिंग काजल जी, एक बार शेयर कर दीजिए। बी बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल भी हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जैसे ही प्रश्न दिखे प्रश्नवाचक। अब बताइए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक। तो निश्चयवाचक का उदाहरण एक क्या हो जाएगा? हम ले सकते हैं यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। और अगर बात कर दिया जाए कि यह कार मेरी है तो यह सर्वनाम है ही नहीं, यह कार मेरी है। तो ये क्या है सर? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक क्या है जी? विशेषण है ना कमाल की बात? तो देर किस बात की कर रहे हैं आप लोग? अभी तक जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर मार दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। तीसरा था, अब चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य काल के कितने प्रकार के होते हैं? भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापिए। कमेंट में क्या कर दीजिए? इसका आंसर को छाप दीजिए। इतना आसान सवाल बताइए जरा, छापिए फटाफट। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 या 2? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बता दीजिए आप, 3 या 2? तो देर किस बात की है? या क्या 3 होगा या 2 होगा? इसका आंसर आप लोग क्या कर दीजिए? कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम ने भिखारी को पैसे दिए। बात क्या है? राम ने भिखारी को पैसे दिए। तो राम ने भिखारी को, किसको? भिखारी को पैसे दिए। तो राम क्या कर रहे हैं? एक कर्म कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। अगर राजा ने भूखे को भोजन दे दिया तो वह भी क्या हो जाएगा? बताइए, आपादान कारक, संप्रदान कारक, बताइए फटाफट।
तो आप सब निश्चित तौर से इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7वां, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है मित्र? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो लौह पुरुष पहला पद क्या है? प्रधान है। इसमें पहला पद क्या है जी? प्रधान है। तो आंसर जल्दी से जल्दी छापिए। पहला पद प्रधान है तो पहला आंसर इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद तो होगा नहीं, द्वंद में योजक चिन्ह होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है। इस तरह से आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। तो हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए फटाफट। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तो देर किस बात की? फटाफट उत्तर दीजिए। तो देर किस बात की है? चालू कीजिए, बताइए फटाफट। शेखर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। एक बार शेयर कर दीजिए। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है जी? तो निर्जन, रा में देखिए हलंत है और यहां ऊपर रहा है, तो निर्जन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए फटाफट हम लोग खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन है? बताइए जरा। शोणित लिखा हुआ, क्या यह शुद्ध है? शोणित, शोणित कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। ये यहां, और ये जो भी व्याकरण है मेरे मित्र, वह 11 12 सबके लिए मायने है। जो 12th में एग्जाम देंगे इस बार, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। शोणित, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए जरा, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शोणित ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं, ये हमको ये होगा राइट आंसर सी, बिल्कुल सही। चांदनी जी, काजल जी का सबका सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक इसमें परिवर्तित हो जाता है। एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए में परिवर्तन हो जाता है। ए है जो किस में परिवर्तन होता है जी? ए में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? तो ये तो हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं। मैंने यह काम करा है, मैंने यह काम किया है, ये तो गलत हो जाएगा जी। प्यासे से ओठ सूख रहा था, प्यास से प्यास के कारण ओठ सूख रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये भी गलत। तो राइट आंसर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी ए। आपके दर्शन कब होंगे जी? संतोष यादव जी, सूरज जी, काजल जी का ये आंसर बिल्कुल सही है। काजल जी इसी तरह से आंसर दीजिए और एक अच्छे पुरस्कार सम्मानित होइए आप भी, और अपने 12th के एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कीजिए। अगला सवाल है जी, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। नहीं कहता, बड़ा आसानी से हाथ साफ कर लिया दोस्त। पहले बड़ा आसानी से हाथ साफ कर लिया, मतलब समझ रहे हैं चीजों को? चोरी करना, क्या हो जाएगा? चोरी करना। हाथ धोना, हाथ साफ करना नहीं है। सफाई करना नहीं हो जाएगा, चोरी करना हो जाएगा। हाथ साफ करना मतलब कि चोरी करना। जी जी बिल्कुल सूरज जी, और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़े होंगे आप सब, कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो मेरे पास लाइव है प्रिज्म, जो कि 5 सतहों से घिरा हुआ है, और इस प्रिज्म से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 7 रंगों में परिवर्तन होता है। चलिए अगले सवाल। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, हितैषी में तो ये होगा नहीं सर, ये भी नहीं शुद्ध है। हितैषी में कौन सा शब्द शुद्ध है जी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय को ध्यान रखिएगा, अंत में। प्रत्यय क्या होता है? अंत में, और उपसर्ग पहले शुरू में। तो अंतिम, इम, इम, बताइएगा जरा,
इम, बिल्कुल सही जवाब। सूरज जी विशेष ध्यान दीजिए, एसएससीजीडी में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगला सवाल है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं अष्टाध्यायी की, तो इसमें देखिए अष्टा 8 ध्यायी, द्विगु समास संख्यावाची है। अवयवी में पहला पद अवयव हो, बहुब्रीहि में जिसका तीसरा अर्थ निकले, पीतांबर नीलकंठ जिसका नीला हो कंठ। तो इस हिसाब से इसका सबसे सटीक क्या लग रहा है, अष्टाध्यायी यानी द्विगु संख्यावाची, अष्ट बोले तो 8 ध्यायी, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और एक अप्रत्यक्ष कारण क्या है जी, तो बताइएगा जरा जी। सभी का बिल्कुल सही आंसर आता हुआ। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह प्रथा। ये तो खत्म, ये भी खत्म हो गया है। अब सब कोई शिक्षित है, कोई बचपन में ब्याह नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं। तो अगला सवाल क्या है जी, दहेज प्रथा, ये भी समाप्त तो नहीं हुआ है, ये भी उग्र में है, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर बेरोजगारी की बात किया जाए तो जाति प्रथा है। बिल्कुल रोज जी का रोज सही आंसर आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जी, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। यहां पे मिस टाइपिंग है दोस्तों, समझिएगा। पेड़ का कमरा तो विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। नौबत में इबादत किनका है, यतीन्द्र मिश्र के। बहादुर किनका है, तो अमरकांत जी का। अशोक वाजपेयी का क्या है, पहचान है इनकी एक पत्रिका का नाम। और बात किया जाए विनोद कुमार शुक्ल, तो पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, बताइए। दही वाली मगम्मा का, ढहते विश्वास का, नगर का या मां का। चलिए एकदम आसान सा सवाल, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, दही वाली मगम्मा का या ढहते विश्वास का। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, दही वाली मगम्मा राइट आंसर या ढहते विश्वास। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवि अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो अनामिका के लेखक क्या लिखे हैं ये, तो क्या लिखे हैं जी, अक्षर ज्ञान किनकी रचना है, तो अनामिका जी का। अक्षर ज्ञान अनामिका का रचना है और इनका जन्म सन 1961 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले सवाल की तरफ। गणानंद किस भाषा के कवि हैं, क्या है नहीं कवि हैं। गणानंद किस भाषा के कवि हैं, बोलिए। अवधी के ब्रज भाषा के। गणानंद किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एकदम 30 से 40 मिनट में पूरा कर देंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांत को भी बदल दिया था, बताइए। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरिधर लाल के अनुसार। खोखा के अनुसार। खोखा अगर कोई तोड़ भी देता, लाइट भी तोड़ देता था हेडलाइट, तो ये कहते थे कि नहीं ये हेडलाइट में देख रहे हैं कि हेडलाइट किस चीज का बना हुआ है, तो खोखा के अनुसार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दारिस नामक सोने का से भरा हुआ सिक्का किसको मिला था, ये मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे की रचना है और ये ले जा करके अपने राजा को सौंप दिए थे। बिल्कुल अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दारिस नामक सोने का सिक्का किसको मिला था जी,
वारेन हेस्टिंगस को, इनको मिल गया था दारिस नामक सोने का सिक्का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ढहते विश्वास किस भाषा के अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा के अनुवादित है जी? तो उड़िया भाषा के, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट देख लेंगे हम लोग कम समय में ज्यादा प्रश्नों को। अगला सवाल है, दूर चट्टान की ठंडी गोद में सूर्यास्त की सुंदरता देखने में यह किनकी रचना है? सूर्यास्त की सुंदरता देखने योग्य है। दूर चट्टान की ठंडी गोद में सूर्यास्त की सुंदरता देखने योग्य है, यानी जब सूर्य डूबता है तो उसकी लाल किरणें चट्टानों पे पड़ती है, वह देखने योग्य है। यह किसकी रचना है? जीवनानंद दास का, अनामिका का, सुमित्रानंद पंत का, या रेनर मारिया रिल्के का? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है जी? रेनर मारिया रिल्के जी। इनका जन्म कब हुआ है? 4 दिसंबर 1875 को। 4 दिसंबर 1875 को। यह एक जर्मनी के कवि हैं। जर्मनी में इनका जन्म, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, वर्तमान में ये जर्मनी में आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जीवनानंद दास की किस कविता का प्रबुद्ध आलोचना रविंद्रनोत्तर युग के श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इनकी जीवनानंद दास की बात किया जाए तो वनलता सेन। वनलता सेन के लिए इन्हें क्या मिल गया था जी? कविता का प्रबुद्ध रविंद्रोत्तर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? क्या अभिप्राय है? बताइएगा। पुस्तक की शिक्षा नहीं, बुद्धि की शिक्षा नहीं, हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा गांधी जी का योगदान है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको हर दिन 7 बजे बिहार बोर्ड का हिंदी का पेपर कराया जाता है। अविनियों में 19वीं दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना किए थे? तो ये लेखक कितने गद्य की रचना किए थे? 27 गद्य की रचना किए थे। आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के अनुवादित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा के अनुवादित है। राजस्थानी भाषा के अनुवादित है। चलिए फटाफट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंपति को कौन सा रोग था? यह रोग दिमाग में होता है। तो यह रोग कौन सा रोग था इनको? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक रोग किनको था? तो बताइए फटाफट। पंपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वीरेन डंगवाल किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्चक्र में सृष्टा। इनके लिए इनको मिला था जी? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इनको पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, परदेश की विद्या पाए पढ़ने का क्या परिणाम है? पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, इन्हें गई अति भाई। यह किनकी रचना है? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। विदेशी विद्या पढ़ करके सबकी बुद्धि कैसी हो गई है जी? विदेशी हो गई है। अगला, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? बताइए। ईश्वर पेटेलकर। नगर कहानी, नगर के लेखक कौन है? सुजाता। बताइए फटाफट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुजाता। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन नाखून के किसके लिए प्रतीक है? तो ये पाशवी वृत्ति के लिए। पशु का पहचान कराता है। मनुष्य पहले पशु का रूप में था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? जमशेद जी टाटा जी 1907 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? 1907 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास
गुरु नानक जी की रचना है। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। चलिए आगे से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। बड़े पुत्र का नाम क्या था? गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर नहीं, बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। चलिए आगे अगला सवाल, वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? बचाना है घर को लुटेरों से, बचाना है शहरों को नादिरों से, बचाना है देश के दुश्मनों को, बचाना है देश को देश के दुश्मनों से। तो किससे बात किया है? नादिरों से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है नदी को नाला हो जाने से। नदियों में जो वर्तमान में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? नाला। अगला सवाल, गांधी जी ने का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? गांधी इज बैक इन इंडिया 1915 में, यानी कि 1915 में। और यह कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक यह कहां थे जी? तो अफ्रीका में निवास पढ़ रहे थे। वहां पे रंगभेदी के खिलाफ नेल्सन मंडेला के साथ आवाज उठा रहे थे। पंडित बिरजू महाराज नाटक अकादमी अवार्ड तब मिला जब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र 27 वर्ष थी। 27 वर्ष की उम्र में उनको नाटक का पुरस्कार मिला था। चलिए आगे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती को? नहीं जी, राधा कृष्ण को माली मालिन का रूप दिए हैं और कहते हैं दोनों बगिया में मालिन मालिन की तरह रहते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए अगला सवाल, समय कम में ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम लोग करेंगे तब ना जी एक भी हिंदी का प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला सवाल है, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? 3। मंगू के अलावा उनकी मां की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। एक बार शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ। अगें का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में, 1912 में, 1913 में। सचितानंद हीरानंद वाद से अगें जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रसीमर्थी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय या उर्वशी? उर्वशी के लिए रामधानी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नौबत में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइए। साहित्य की निबंध है, कहानी है, व्यक्तित्व है या साक्षात्कार है? नौबत में इबादत कौन सी विद्या है मित्रों? अगर आप नहीं जानते हैं तो बताइए फटाफट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इतना आसान, या हाँ ये और ये कुछ प्रश्नों को आपके लिए जो छोड़ा जा रहा है उनका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। निबंध है या कहानी है? बताइए फटाफट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बताइए जी। राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला सवाल है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो सीता के बेटों ने 50 रुपये महावारी खर्च देने का निर्णय लिया था। अगला सवाल है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कवि से मिलने लगते हैं, कब से मिलने लगते हैं? 8वीं शताब्दी से, 6ठी शताब्दी से या 9वीं सदी से? 8वीं सदी से, 9वीं सदी से या 6ठी सदी से? बताइए फटाफट। जी बिल्कुल 100 मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स में 100 मार्क्स नहीं आएंगे
क्योंकि मेरे दोस्त हिंदी में हर्षई दीर्घई बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं सदी के ये थे। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था मित्रों? बहादुर जो कि घर के सारे कामों में मदद करता था, लेखक और लेखक के परिवार को मदद करता था, तो बताइए कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? पड़ोसी जो आया था, सॉरी रिश्तेदार जो आए थे, उन पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाए थे? तो 11 रुपए, चंदा 11 रुपए का उन पर चोरी का इल्जाम लगा था। कहते हैं कि बादल को समझाना होगा, बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा, और बारिश तो सिर्फ एक मौसम है, अपना तो पूरा जमाना होगा, अपना तो पूरा जमाना होगा। तो बस आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना जमाना अवश्य होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र खींचता है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो यथा तथ्य चित्रण खींचते हैं, यथा तथ्य चित्रण खींचते हैं। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा रहा है? तो विच्छिन्नीय भी रहा है, अविच्छिन्नीय भी रहा है। तो विच्छिन्नीय और अविच्छिन्नीय दोनों रहा है, विच्छिन्नीय और अविच्छिन्नीय दोनों रहा है मित्र। चलिए अगला सवाल, और अब आज का लास्ट सवाल 50 ही था। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। VSR अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।